बच्चों, हम पढ़ रहे थे हिस्ट्री का 5th चैप्टर, जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद। तो अभी तक हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि जो विद्रोही थे, विद्रोहियों ने भारत के अलग अलग हिस्सों में अपना कब्जा कर लिया था। और अब आगे हम पढ़ेंगे कि अंग्रेज़ों ने कैसे पलटवार किया तथा जो क्षेत्र विद्रोहियों ने छीन लिए थे उस पर कैसे वापस कब्जा किया। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंपनी का पलटवार। तो कंपनी ने इस विद्रोह को कुचलने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी ताकि फिर से पूरे भूभाग पर वह अपना कब्जा कर सके। इसके लिए कंपनी ने क्या किया? सबसे पहले कंपनी ने बहुत से सैनिक व हथियार इंग्लैंड से मंगवाए। इसके बाद कंपनी ने कुछ ऐसे कानून बनाए जिससे जो भी विद्रोही हैं उन पर आसानी से केस चलाया जा सके और उन्हें सज़ा दी जा सके कि या तो उन्हें जेल डाल दिया जाए या फिर फांसी। इसके बाद विद्रोहियों के केंद्र पर धावा बोल दिया गया। सितंबर 1857 में इस प्रकार दिल्ली दोबारा अंग्रेज़ों के कब्जे में आ गई। इसके बाद जो अंतिम मुग़ल बादशाह थे बहादुर शाह जफ़र, उन पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें आजीवन कारावास की सज़ा दे दी गई और उन्हीं के सामने उनके बेटों को मार दिया गया। अक्टूबर 1858 में बहादुर शाह जफ़र व उनकी पत्नी, जिनका नाम ज़ीनत महल था, उनको रंगून की जेल में भेज दिया गया और नवंबर 1862 में वहीं पर रंगून की जेल में बहादुर शाह जफ़र की मृत्यु हो गई। अब दिल्ली पर अंग्रेज़ों के कब्जा होने के बाद भी जो विद्रोही थे, विद्रोहियों ने अपना विद्रोह जारी रखा, वह ख़त्म नहीं हुआ। लेकिन अंग्रेज़ भी इस विद्रोह को कुचलने में फिर से सफल रहे। मार्च 1858 में लखनऊ को भी अंग्रेज़ों ने अपने कब्जे में ले लिया। सही है, पहले दिल्ली को लिया, उसके बाद लखनऊ को ले लिया। और जून 1858 में जो झांसी के युद्ध में जो रानी लक्ष्मीबाई थी, उनको भी मार दिया गया। इसके बाद जो रानी अवंतीबाई लोधी थी, उनके साथ भी यही हुआ। खेड़ी के युद्ध में अपने आप को जब उन्होंने फौज से घिरा पाया तो वहाँ पर वह खुद ही शहीद हो गई। जो तात्या टोपे थे वो पहले छुप गए, वो मध्य भारत के जंगल में चले गए। वहाँ पर इन्होंने कुछ आदिवासियों तथा किसानों को इकट्ठा किया और इनकी सहायता से यहाँ पर इन्होंने छापामार युद्ध चलाए। लेकिन बाद में तात्या टोपे को भी पकड़ लिया गया और इन पर भी केस चलाया गया और अप्रैल 1859 में इन्हें भी मार दिया गया। इसी तरह जो भी स्थानीय शासक थे या जिन्होंने इस विद्रोह में भाग लिया था, उन पर केस चलाए तथा ज़्यादातर लोगों को जो है फांसी की सज़ा दे दी गई। इस प्रकार सभी क्षेत्र जो ब्रिटिशर्स से छीन लिए गए थे इस विद्रोह में, उन सभी पर ब्रिटिशर्स ने फिर से कब्जा कर लिया। अब विद्रोही ताकतों की हार से लोगों की हिम्मत टूटने लगी और बहुत सारे लोगों ने विद्रोहियों का साथ छोड़ दिया। और इस समय जो अंग्रेज़ थे, अंग्रेज़ों ने भी इस चीज़ का पूरा फ़ायदा उठाया और उन्होंने जो है लोगों का विश्वास जीतने का हर संभव प्रयास किया और तरह तरह के लालच लोगों को दिए। अब अंग्रेज़ों ने क्या किया? उन्होंने आश्वासन दिया कि जो भी भूस्वामी ब्रिटिशर्स के वफ़ादार हैं, उनकी ज़मीन पर उनका ही अधिकार बना रहेगा तथा जिन्होंने विद्रोह में साथ दिया है वह अंग्रेज़ों के सामने यदि समर्पण कर देते हैं और जिन्होंने अंग्रेज़ों की हत्या नहीं की है तो वे भी सुरक्षित रहेंगे, उनके अधिकार छीने नहीं जाएंगे और ज़मीन पर उनकी दावेदारी बनी रहेगी। ठीक, अब इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है विद्रोह के बाद के साल। तो विद्रोह के बाद के साल 1859 के अंत तक अंग्रेज़ों का नियंत्रण दोबारा पूरे देश में हो चुका था। लेकिन जिस तरह से वे 1857 के पहले शासन चला रहे थे, उस तरीके से पहले वाली नीतियों के सहारे वे देश का शासन नहीं चला सकते थे। क्यों नहीं चला सकते थे? क्योंकि जो नीतियाँ पहले अंग्रेज़ों द्वारा चलाई गई थी उन्हीं की वजह से तो विद्रोह हुआ था। और अगर कंपनी फिर से उन्हीं नीतियों को अपनाती है तो फिर से क्या हो जाएगा? फिर से ये संभावना रहती है कि दोबारा विद्रोह होने की पूरी संभावना थी। इस वजह से अंग्रेज़ों ने अपनी जो नीतियाँ थी उसमें अहम बदलाव किए। अब उन्होंने अपनी नीतियों में क्या क्या बदलाव किए हम लोग ये देखेंगे। तो सबसे पहले जो ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित किया
अब इस नए 1858 के कानून के तहत जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सारे अधिकार हैं ब्रिटिश साम्राज्य को सौंप दिए जाएंगे। ठीक है, यानी कि जो सुप्रीम पावर होगी वो किसकी होगी, जो रानी है ब्रिटेन की उनके हाथों में आ जाएगी। जो ब्रिटेन की महारानी है वो ही भारत पर रूल करेंगी। इसके साथ ही ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत में मंत्री के रूप में नियुक्त किया जाएगा और भारत के शासन संबंधित जितने भी मामले हैं उनको संभालने का जिम्मा इसी के पास होगा। अब इसको जो है इस सदस्य को सलाह देने के लिए एक परिषद का गठन किया गया जिसे नाम दिया गया इंडिया काउंसिल। अगला जो है भारत में जो गवर्नर जनरल का पद है उसको समाप्त कर दिया गया और इसके बदले में उसको वायसराय में बदल दिया गया। अब जो वायसराय है, वायसराय को इंग्लैंड की रानी का निजी प्रतिनिधि घोषित कर दिया गया। ठीक है, दूसरा जो इन्होंने परिवर्तन किया अपनी नीति में वो किया, जो देश के स्थानीय शासकों को इन्होंने भरोसा दिया कि भविष्य में उनके क्षेत्रों में कब्जा नहीं किया जाएगा। उन्हें अपनी रियासत अपने वंशज चाहे वह दत्तक पुत्र हों सौंपने की छूट दी गई। ठीक है, इससे पहले हमने लक्ष्मीबाई वाले में देखा था, नाना साहब वाले में देखा था। ठीक है, उस समय देखा था कि क्या कि जो दत्तक पुत्र हैं उनको जो है उत्तराधिकारी घोषित वो नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पर जो है छूट दे दी गई। लेकिन उनके सामने शर्त रखी गई कि उन्हें स्वीकार करना होगा कि ब्रिटेन की रानी उनकी महारानी होगी और भारतीय शासक ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन ही शासन करेंगे। इसके बाद तीसरा यह निर्णय लिया गया कि सेना में भारतीय सिपाहियों की संख्या घटाई जाएगी और जो यूरोपीय सिपाही हैं उनकी संख्या को बढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही यह भी तय किया गया कि अवध, बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत से सिपाहियों की भर्ती न करके गोरखा, सिखों और पठानों में से सिपाही भर्ती किए जाएंगे। इसका कारण क्या था? इसका कारण था कि ब्रिटिशर्स को लगता था कि इन्हीं जगहों से जो है विद्रोह की शुरुआत हुई थी। कहाँ से? अवध से, बिहार से, मध्य भारत से, दक्षिण भारत से, यहाँ से विद्रोह की शुरुआत हुई थी। इसलिए वहाँ से जो है सैनिकों की वो लोग भर्ती नहीं करेंगे। ठीक है, चौथा जो था वो था जो मुस्लिम थे, मुस्लिमों से उनकी ज़मीन व जो संपत्ति थी वो छीन ली गई थी, क्योंकि अंग्रेज़ों को यह भी लगता था कि जो मुस्लिम हैं उन्होंने ही इस विद्रोह की शुरुआत की। इसलिए अंग्रेज़ों ने फैसला किया कि वे भारत के लोगों के धर्म और रीति रिवाजों का भी सम्मान करेंगे। छठा, जमींदारों को उनकी ज़मीन पर स्थायित्व देने की नीतियाँ बनाई। उनसे कहा गया कि आपसे कोई ऐसी नीति नहीं बनाई जाएगी जिससे उनकी भूमि उनसे छीनी जाए। और बच्चों अब यहाँ पर जो है चैप्टर समाप्त हो गया है।